करे तो उसे पकड़ा भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब को इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। अग्रवाल साहब, स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि इस बजट में आपने क्या खास बात महसूस की जो इस बार रिकॉर्ड बजट पेश करने का दावा किया जा रहा है। ब्रजेश जी, देखिए, पहले तो जो आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, वो तो हर अगला बजट सबसे बड़ा होता है जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इसका आकार विशेष रूप से बढ़ा है। और दूसरा, जब 13% बजट बढ़ रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस समय इन्फ्लेशन रेट काफ़ी डाउन है। तो जब इन्फ्लेशन रेट डाउन है और ऐसे में बजट बढ़ता है तो इसका मतलब वास्तविक बजट का आकार निश्चित तौर पर काफ़ी व्यापक रूप से बढ़ता हुआ है। दूसरी बात, इसकी अगर प्रमुखता से देखते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं, जो सेक्टोरल एलोकेशन की बात है, तो सेक्टोरल एलोकेशन में आप इसको सोशल सेक्टर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कृषि, रूरल डेवलपमेंट या सिंचाई के रूप में देखते हैं तो, या मॉडर्न सेक्टर के रूप में देखते हैं, या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के रूप में देखते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा करीब करीब हर सेक्टर को एक बिग पुश देने की प्रयास किया गया है इस बजट में। उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में यदि 20% का बजट बढ़ता है तो वहीं पर पंचायती राज में 67-67% का बढ़ता है। फिर हम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर जाते हैं तो 30% का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक अच्छा खासा बजट यहाँ पर बढ़ता हो। और इसमें इसके साथ एक और विशेषता है, कई इनोवेटिव चीज़ें इसमें आती हैं। मान लीजिए सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के साथ है तो 6 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहाँ प्रायः बाढ़ आया करता है, तो वहाँ पर एक परमानेंट सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन टेम्परेरी के जो होता है वो व्यवस्था कर दी जाए कि बार बार टेंट न लगाना पड़े। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर हम उस तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर से और इससे हट करके बढ़ते हैं तो हम इसको एक कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग बिहेवियर भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे एआई की चर्चा आप कर रहे हैं, डेटा की चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के साथ हमको प्राविधिक शिक्षा देखनी पड़ेगी और टेक्निकल एजुकेशन देखना पड़ेगा, यानी कि वोकेशनल और टेक्निकल देखना पड़ेगा। यहां पर क्या कर रहे हैं कि एआई लैब और डेटा सेंटर के लैब यहां आईटीआईज में खोलने का प्राविधान है ताकि इसको इंटीग्रेट करके उसके हिसाब से ह्यूमन कैपिटल हम डेवलप कर सके तेजी से। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जी, वो है, अगर आप देखते हैं कि जैसे अभी आपने चर्चा किया था हम लोगों कुछ दिन पहले कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए का जो ट्रेड डील हुआ उसमें टेक्सटाइल बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति आप समझ ही रहे हैं, तो उनका भी मार्केट हम कैप्चर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार में आया कि प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना उत्तर प्रदेश में भी खुलना है। अब वहां पर आप देखते हैं तो यहां आप देखेंगे कि हथकरघा और वस्त्रोद्योग में का बजट 5 गुना से अधिक बढ़ाया गया। यानी कि अभी 1 तारीख को बजट आया सेंटर का और यहां पर 11 तारीख को हम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अब नए दिशा में, नए रूप में दिखता है। अगर हम इसके बजट टेम्परामेंट को देखते हैं तो बजट टेम्परामेंट में हम देखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट को 3.5% तक ले जाया जा सकता है अगर उसमें हम ऊर्जा क्षेत्र में विशेष पहल करते हैं, अदरवाइज 3%। तो इनका बजट घाटा 2.98% यानी 3% से कम रहता है। दूसरा, अगर हम कैपेक्स थोड़ा सा एक लाइन और बोल दूं, चलिए कैपेक्स रोक देता हूं। एक चीज मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है। अब इंटरेस्टिंग थोड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको कंपेयर कर लेते हैं। जब हमारे इन्वेस्टमेंट भी ग्लोबल आ रहा है, आप लेकर के ही आए हैं 3 लाख करोड़ जब डवोस से, तो मैं यहां पे बता दूं कि पाकिस्तान का खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन का आधे से भी कम है। पाकिस्तान का जीडीपी और उत्तर प्रदेश का एसडीपी लगभग बराबर है। यानी कि पाकिस्तान भारत तो छोड़े उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं कर पा रहा है। बस इसी बात के साथ आगे हम आपसे बात करेंगे। आपने आलोक अवस्थी को थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दे दिया।